अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू जुनून बैच। जुनून बैच में जेनेटिक्स का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका और ये दूसरा लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर में वेरिएशन से हम लोग शुरू करते हैं। वेरिएशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था कि वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने वेरिएशन के डेफिनेशन पढ़ रखा था, लेकिन अब हम लोग वेरिएशन को डिफ़ाइन करेंगे कि वेरिएशन क्या चीज़ है। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का लेक्चर आप लोग देख रखे होंगे। इससे पहले का लेक्चर जो है जस्ट टर्मिनोलॉजी है, इसके सीक्वेंसेस क्या हैं, चैप्टर के टॉपिक्स के सीक्वेंसेस क्या है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे म्यूटेशन लिखा हुआ था तो मैंने ये बता दिया कि म्यूटेशन हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। और लास्ट ईयर की जो एनालिसिस है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हम लोग कुछ टर्म्स पढ़े थे, चैप्टर को डिफ़ाइन किए थे, चैप्टर्स के बारे में पढ़े थे। अब शुरू करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक पेरेंट के या एक स्पीसीज के दो डिफरेंट इंडिविजुअल है, दो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो उन डिफरेंट इंडिविजुअल में या फिर उस ऑफस्प्रिंग में सेम पेरेंट के स्पीसीज में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके अंदर जो डिफरेंसेस हमें मिल रहे थे उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, वेरिएशन। जैसे सपोज एक पेरेंट के दो ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है, तो एक को साइकिल चलाने आता है, एक को नहीं आता, चाहे एक को कार ड्राइविंग आती है, एक को नहीं आती है। तो ये जो वेरिएशन है इसको क्या कहेंगे। क्या कार ड्राइविंग, ये भी तो होता है ना समटाइम कि पेरेंट्स को ही कार ड्राइविंग नहीं आती है लेकिन उनके बच्चों को आती है, तो इस वेरिएशन को क्या कहेंगे। कभी कुछ ऐसा वेरिएशन होता है कि बाबा दादा नाना में किसी में पाया गया हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में दो या तीन ऑफस्प्रिंग में से किसी एक में पाया गया, किसी एक में नहीं पाया गया। यानी कि कुछ ऐसे पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं जो कुछ ऑफस्प्रिंग में पाए जाएंगे, कुछ में नहीं पाए जाएंगे। और कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो बाय प्रैक्टिस एक्वायर किए जाते हैं। जैसे सपोज मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी थोड़ी कि मेरा बच्चा हो तो वो भी बायोलॉजी पढ़ाएगा, या सिर्फ सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनकी बेटी बड़ी होकर के केमिस्ट्री ही पढ़ाएगी या फिर उनकी बेटी केमिस्ट बनेगी। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्वायर किया गया है। ये क्या किया गया, एक्वायर। हाँ, ये एक चीज़ है कि जो उनके अंदर नेचर से हो सकता है कि उनकी बच्ची में पाया जाए। इरशाद सर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो क्या ज़रूरी है कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो आगे चल करके फिजिक्स ही पढ़ाएं या फिर आगे चल करके साइंटिस्ट बन जाए। नहीं, वो उनका जो हैबिट होगा, जो वो एक्वायर करेंगे, वही उनमें पाया जाएगा। मतलब क्या कि वेरिएशंस दो तरह के होंगे। एक तो जो थ्रू पेरेंट यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चलते आएगा, और एक वेरिएशन होगा जो बाय प्रैक्टिस आएगा। तो बाय प्रैक्टिस जो वेरिएशंस पाए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में उसको कहते हैं सोमेटिक वेरिएशन। बाय प्रैक्टिस एक्वायर करके जो वेरिएशंस आते हैं उसको क्या कहते हैं, सोमेटिक वेरिएशन। और टू जनरेशन जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर उसे कहते हैं जर्म प्लाज्म वेरिएशन, या फिर इसको कहते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। समझिए, दो तरह के सेल पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। मैंने एक उनके नेचर्स के बेसिस पर दो तरह के सेल डिवाइड किए गए। एक को हम लोग क्या कह देंगे, एक को कह देंगे सोमेटिक सेल और एक को कह देंगे जर्म सेल। क्या कह देंगे, जर्म सेल। जर्म सेल से जो क्रोमोसोम बनेंगे, जर्म सेल से जो जीन बनेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे, और उसके वजह से जो वेरिएशन आएगा उसे क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म वेरिएशन। और सोमेटिक सेल्स हैं तो सोमेटिक सेल्स के वजह से एक्वायर करके सोमेटिक पार्ट में जो वेरिएशंस आएंगे उसे क्या कहते हैं, सोमेटिक वेरिएशन। जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ, हमसे बड़े जो भाई है वो लोग चश्मा नहीं पहनते हैं। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, हमसे बड़े जो भाई है वो इलेक्ट्रीशियन है। वेरिएशन है ना। तो क्या हम लोग दोनों तो सेम पेरेंट्स के ही ऑफस्प्रिंग हैं, लेकिन क्या हम लोग में चेंजेस है ना। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने एक्वायर किया। ये क्या है, हमने एक्वायर किया। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो मेरे में पाए जाते हैं और मेरे फादर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, वो जर्म प्लाज्म वेरिएशन है जो जनरेशन टू जनरेशन है। लेकिन मैं बाइक ड्राइविंग कर लेता हूँ, मेरे फादर नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, ये सोमेटिक वेरिएशन है, ठीक है।
तो मतलब क्या है, ये इनहेरिट नहीं होते हैं, दे आर एक्वायर्ड कैरेक्टर, दैट इज दे आर एक्वायर्ड बाई प्रैक्टिस, नॉन सिग्निफिकेंस इन एवोल्यूशन। ज़रूरी थोड़ी है कि बाइक कोई चला रहा है तो बाइक चलाना एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर ले, नेवर। लेकिन ये जो जर्म प्लाज्म वेरिएशन है ये एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। जर्म प्लाज्म वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होता है। जर्म प्लाज्म वेरिएशन की वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक ऐसा वेरिएशन जो हमेशा देखने को मिलेगा उसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। जो कंटिन्यूअस होगा वो जनरेशन में कॉमन होगा। इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न है क्रॉसिंग ओवर। इसका रीज़न क्या है, क्रॉसिंग ओवर, या फिर क्रॉसिंग ओवर का अलग टर्म एक यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वेरिएशन जो एक जनरेशन में पाएगा लेकिन एक लॉन्ग टर्म तक फिर नहीं पाएगा, फिर कभी पाएगा फिर नहीं पाया गया, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन नहीं पाया जाएगा, एक गैप होगा। जनरेशन में क्या होगा, गैप होगा, उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न होता है म्यूटेशन। क्या इसका रीज़न, म्यूटेशन, ठीक है। तो कुछ वेरिएशंस म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं, कुछ वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो सकते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर या म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन होगा वो जर्म प्लाज्म वेरिएशन होता है। क्रॉसिंग ओवर या म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन होगा, क्रॉसिंग ओवर या म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन होगा, दैट विल टेक पार्ट इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में वही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्वायर्ड वेरिएशन होगा, दैट इज सोमेटिक वेरिएशन होगा, वह इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आरी बात समझ में, दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन विच वी हैव टू स्टडी एट द लेवल ऑफ नीट। क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद से हम लोग अगला टर्म पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, नंबरिंग मुझे याद नहीं है। पिछला जो लेक्चर हम लोग कल पढ़े थे उसमें लास्ट नंबरिंग क्या था टर्मिनोलॉजी का, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद का नंबरिंग यहाँ दे करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्लियर, अब यहाँ से इसको हम लोग इरेज करते हैं। फेनोटाइप, जेनोटाइप, जेनोम, जीन पूल, ये सब है क्या, ठीक है। फेनोटाइप क्या है कि कोई भी कैरेक्टर जब हम लोग देखते हैं तो उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल को हम लोग काटते हैं, सेल को काट करके फिर न्यूक्लियस में से जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं, फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, जेनेटिकल मैकअप देखते हैं कि उसका जीन का नेचर क्या है। तो ऐसा कैरेक्टर या फिर ऐसा स्टडी जो फिजिकल अपीयरेंस को देख करके पता चले, फिजिकल अपीयरेंस को देख करके मालूम हो, उसको कहेंगे फेनोटाइप। और जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। जेनोम क्या है, किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ या कितने सेट ऑफ सेल्स हैं उसे क्या बोलते हैं, जेनोम। एक सिंगल न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, उसे क्या बोलते हैं, जेनोम। जीन पूल क्या है, एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ जीन, सेट ऑफ जीन, उसको क्या बोलते हैं, जीन पूल। लाइक बिगेट्स लाइक क्या है, ये एक टर्म है, पूछा जाता है कि लाइक बिगेट्स लाइक क्या बताता है। लाइक बिगेट्स लाइक हेरिडिटी को एक्सप्लेन करता है। मतलब क्या कि कोई अगर कैरेक्टर, कोई ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लेते कोई ऑर्गेनिज्म हाथी है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि एक हाथी घोड़ा प्रोड्यूस करे, एक घोड़ा बकरी प्रोड्यूस करे, एक बकरी गाय प्रोड्यूस करे, एक बंदर ह्यूमन प्रोड्यूस करे। बोलेंगे नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों कि ऑर्गेनिज्म जैसा होता है, जो स्पीसीज जैसा होता है वो वैसा ही स्पीसीज प्रोड्यूस करता है। यही बताता है लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक एक्सप्लेन या ये बताता है कि हेरिडिटी होता है कि नहीं होता है, और ऑर्गेनिज्म जैसा होता है वैसा ही वो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करता है। फैक्टर, फैक्टर क्या है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द टर्म यूज्ड बाय मेंडल। मेंडल के वक्त तक जीन पता नहीं था, वो तो जॉनसन थे जो आकर के बताया कि दिस इज़ द जीन। जॉनसन ने फैक्टर को जीन कहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर इज़ द टर्म यूज्ड इंस्टेड ऑफ जीन बाय मेंडल, ठीक है। हाइब्रिड विगर या फिर हेट्रोसिस, हाइब्रिड विगरेसिटी क्या है,
तो हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि दो सुपेरियर पेरेंट हैं, ठीक है, और उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं, पेरेंट तो ऑलरेडी सुपेरियर कैरेक्टर के थे और उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो और सुपेरियर है, यानी कि सुपेरियर पेरेंट के ऑफस्प्रिंग और सुपेरियर जब हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हाइब्रिड विगर या फिर हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड विगोरेसिटी। हाइब्रिड विगोरेसिटी में क्या होता है कि कैरेक्टर्स सुपेरियर होते हैं पेरेंट से भी ज़्यादा, तो उसी को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगोरेसिटी। यूजेनिक, यूथेनिक, यूफेनिक क्या चीज़ है समझिएगा। ये तीनों साइंस का एक ब्रांच है जिसमें ह्यूमन रेसेस को डेवलप किया जाता है। जेनेटिक्स का ब्रांच का ही है, साइंस का ब्रांच का ही है, जिसमें ह्यूमन रेसेस को, हमने रेसेस क्या कहा था, रेस का डेफिनेशन ये होता है कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड, यानी कि उनके प्लेसेस, उनके लोकेशंस तो अलग अलग होंगे लेकिन उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होंगे वो मॉडिफाई होंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेसेस। और ह्यूमन रेस को डेवलप करने की 3 अलग अलग स्टडीज़ हैं। अगर जेनेटिकल स्टडी करके, क्या करके, जेनेटिकल स्टडी करके अगर ह्यूमन रेस को हम डेवलप करते हैं, जेनेटिकल स्टडी करके अगर हम लोग ह्यूमन रेस को डेवलप करते हैं तो उसको कहते हैं ह्यूमन रेस। क्लियर। अगर कोई थिंग्स या फिर कुछ बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके अगर हम लोग ह्यूमन रेस को डेवलप करते हैं उसको कहते हैं यूथेनिक, ठीक है। और अगर कोई प्रोटीन या फिर जीन को अल्टर करके, कोई प्रोटीन या जीन को अल्टर करके हम ह्यूमन रेस को डेवलप कर रहे हैं, किसी जीन को बदल दिए, किसी प्रोटीन के कोडिंग को बदल दिए, और उस तरह से अगर हम लोग अगर चेंजेस ला रहे हैं, ह्यूमन रेस को डेवलप कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूफेनिक। क्लियर। तो ये तीनों ब्रांच ऑफ द साइंस है जहाँ पे ह्यूमन रेसेस को डेवलप किए जाते हैं। दीज आर द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science deals with the development of human races। ह्यूमन रेसेस के डेवलपमेंट से जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करते हैं उसी क्या बोलते हैं, ये दीज आर द यूजेनिक, यूथेनिक एंड यूफेनिक। यूजेनिक जेनेटिकल स्टडी, देखिए जी से जेनेटिकल स्टडी याद रखेंगे, टी फॉर थिंग्स याद रखेंगे, पी फॉर प्रोटीन एंड द जीन याद रखेंगे। इज दैट क्लियर। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। टर्मिनोलॉजी हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश हुआ, कुछ टर्म्स बाकी रह गए हैं, उन टर्म्स को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी के बाद आता है सेकंड टॉपिक, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडल ने क्या लॉज दिए, लॉ देने के तरीके क्या थे, उन्होंने कब से काम शुरू किए। एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई है वही हम लोग समझते हैं। पेज नंबर 70 पर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, पेज नंबर 70 को, ठीक है। पेज नंबर 69 ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ लिए। पेज नंबर 70 पे क्या हुआ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात तो इनकी पैदाइश होती है 1822 में। कब पैदा होता है ये, 1822 में पैदा होते हैं और 1884 में मर जाते हैं। कौन, मेंडल, ठीक है। उसके बाद से ये जो स्टडी करना शुरू करते हैं पाइजम सेटाइवम पर 1856 से लेकर 1863 तक, दैट इज 7 ईयर्स। 7 ईयर इन्होंने स्टडी किया। कितने ईयर, 7 ईयर। मतलब ये ही स्टडीड ऑन पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम पे वह स्टडी किए थे 7 सालों तक। कौन, मेंडल। अब ये है कि वो जब स्टडी किए थे तो कौन कौन से कैरेक्टर लिया था उन्होंने पाइजम सेटाइवम पर, पाइजम सेटाइवम को ही क्यों सिलेक्ट किया था, इसके अलावा उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे उन्हें क्या कहेंगे। तो समझिएगा, पहली बात तो पाइजम सेटाइवम को लेने का रीज़न, पाइजम सेटाइवम एक सीजनल प्लांट है, 1 सीज़न प्लांट है, यानी कि एक सीज़न में वो कंप्लीट हो जाता है।
और एक सीज़न में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड सीड प्रोड्यूस करता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज कम टाइम में मैक्सिमम ऑफ द कैरेक्टर्स शो करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग अपने स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। अब आप ही सोचिए ना, कोई बनियान ट्री ले ले स्टडी के लिए, कैसे स्टडी करेगा बेचारा? वो मर जाएगा, उसकी अगली नस्ल, फिर उसकी अगली नस्ल भी मर जाएगी, तो बनियान ट्री का स्टडी उसका कंप्लीट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे स्पीसीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अपने जेनेटिकल स्टडीज़ के लिए जिनका लाइफ स्पैन कम से कम हो और उनमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ज़्यादा हो। जिस स्पीसीज़ में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है वो उतना ज़्यादा फेवरेबल होता है, मतलब एज अ जेनेटिकल स्टडी के लिए। तो इन्होंने पाइथन सेटाइवम को इसीलिए लिया था। पहली बात तो मिनिमम से मिनिमम पीरियड में इसको हम लोग उगा सकते थे, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते थे। उसके बाद से एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड द जीन्स दैट इज सीड्स देखने को हमें मिलते थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स स्टडी कर पाते थे। इसके अलावा ये सेल्फ पॉलिनेटेड थे। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब क्या? एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ नहीं, बल्कि एक प्लांट के सेम फ्लावर खुद के साथ पॉलिनेशन कर कर के नेक्स्ट जनरेशन की स्पीसीज प्रोड्यूस करेंगे। मतलब क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो स्पीसीज प्रोड्यूस होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? उनमें ट्रू कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, यानी कि वो स्पीसीज पूरे प्योरली अपने पेरेंट की तरह दिखेंगे। क्लियर? अपने पेरेंट्स की तरह दिखेंगे मतलब क्या? वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। क्या? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब ये कि एक स्पीसीज क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू वो किसके तरह देखने की कोशिश करेगा? अपने पेरेंट की तरह। जब वो अपने पेरेंट के तरह ही देखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पेरेंट की तरह ही दिख रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि टोटली पैरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है। यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रू ब्रीडिंग देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम पैरेंटल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने कितने ट्रेट सिलेक्ट किए थे? तो हमने क्या बताया था कि जो कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ट्रेट। कैरेक्टर्स के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? ट्रेट। और उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर्स यानी कि कितने ट्रेट? 14 ट्रेट। और 14 ट्रेट को ही कहते हैं 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। ट्रेट को क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। यानी कि एक पैरेंटल कैरेक्टर क्या था? टॉल था। दूसरा पैरेंटल कैरेक्टर क्या था? डॉर्फ था। दोनों ही तो पैरेंटल कैरेक्टर थे ना। तो एक जो कैरेक्टर की दो अल्टरनेटिव फॉर्म उन्होंने ले रखे थे। किसने? मेंडल ने। यानी कि उन्होंने अगर हाइट टॉल लिया तो एक डॉर्फ प्लांट भी लिया, तो डॉर्फ प्लांट के लिए पैरेंटल कैरेक्टर डॉर्फ होगा, और क्या कहते हैं, टॉल प्लांट के लिए पैरेंटल कैरेक्टर टॉल होगा। और ये टॉल और डॉर्फ क्या हो गया? टॉल और डॉर्फ ये हो गए दोनों ट्रेट किसके? हाइट के। क्लियर? तो उन्होंने कैरेक्टर लिए थे 7, ट्रेट्स लिए थे 14। और ये 14 ट्रेट क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। तो हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स वेयर सिलेक्टेड बाय मेंडल? 14। हाउ मेनी ट्रेट्स वेयर सिलेक्टेड बाय मेंडल? 14। हाउ मेनी कैरेक्टर्स वेयर सिलेक्टेड बाय मेंडल? 7. How many traits were selected by Mendel? 14 or 7 pairs. How many true breeding lines were selected by Mendel on Python sativum? 7 pairs or 14. Clear? पेयर्स और 14 नंबर पे ध्यान रखना आपको। एक सिंपल से वर्ड के साथ खेला जा सकता है एग्जाम में आपके साथ। ठीक, तो सारी की सारी बातें तो मैंने कह ही दी, लिखने की तो कुछ ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग पेज नंबर 70 खोले, 7070 और उसको खोल करके पढ़ें। ठीक है, हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया। टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ लिया। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जब पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन्होंने कैसे दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ें और उस पेज को पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको समझ में आ रहा है वो इस हेडिंग के नीचे आप लोग लिखें। NCERT को ही अपने कॉपी में नोट कर लेना है। क्लियर? और जो ड्रॉपर से जो इसी साल एग्ज़ाम देंगे, ये तो मैं 11th और 12th वालों को बोल रहा हूँ, जो इसी साल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए टारगेट ये होना चाहिए कि अब तक तो आपको बुक याद हो जानी चाहिए, फिनिश हो जानी चाहिए। हम लोग एक जल्द से जल्द कोर्स फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बस इसको स्क्रॉल करके पढ़ना है और चीज़ों को बार बार पढ़ना है, NCERT को स्पेशली। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
शुरू करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या एक्सप्लेन किया था? देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कुछ भी नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दोनों एक ही बातें हैं। और इनहेरिटेंस ऑफ, जब किसी एक जीन का इनहेरिटेंस हम लोग करके शो करते हैं या फिर किसी एक कैरेक्टर का क्रॉस करके हम लोग शो करते हैं तो उसी को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन शो करने के लिए जो कैरेक्टर लिया था दैट वाज द हाइट ऑफ द स्टेम। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन से कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने, तो क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ द स्टेम। अब ये देखिए, मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7। हर एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेट फॉर्म होंगे, दैट इज द ट्रेट और ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मेंडल्स ने कौन कौन से पार्ट लिए थे या फिर कितने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर प्लांट लिए थे? तो हम क्या बोलेंगे? 4। पहला क्या? स्टेम। दूसरा क्या है? सीड। तीसरा क्या है? पोड। और चौथा क्या? फ्लावर। ठीक है, स्टेम में क्या लिया था उन्होंने? हाइट ऑफ द स्टेम। सीड में क्या लिया था उन्होंने? शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड। पोड में क्या लिया था उन्होंने? कलर ऑफ द पोड एंड द शेप ऑफ द पोड। फ्लावर में क्या लिया था उन्होंने? फ्लावर ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर एंड पोजीशन ऑफ द फ्लावर। ये 4 पार्ट्स लिए थे उन्होंने प्लांट के, और हर एक के कैरेक्टर्स उन्होंने किसी के 1 कैरेक्टर लिए थे, किसी के 2 कैरेक्टर लिए थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टेम पे उन्होंने कितने कैरेक्टर लिए थे? 1। सीड पे कितने कैरेक्टर लिए थे? 2। पोड पे कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 2। यानी कि स्टेम के अलावा जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन्होंने लिए थे उस पर 2-2 कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किए थे, एक्सेप्ट हाइट ऑफ द स्टेम। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि इसमें से जो भी कैरेक्टर्स हैं इनके 2 ट्रेट होंगे, और उस ट्रेट में से कोई एक डोमिनेंट होगा और कोई दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। जैसे हाइट ऑफ द स्टेम को कोई जीन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, मान लेते कोई जीन एक्सप्रेस कर रहा है इसको, और जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, और एक एलील कंट्रोल कर रहा है टॉल कैरेक्टर को और एक एलील कंट्रोल कर रहा है ड्वार्फ कैरेक्टर को। टॉलनेस के लिए जो हम लोग लेटर यूज़ कर रहे हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो जब कैपिटल टी होगा तो इसको कहेंगे होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो कहेंगे हेटेरोजाइगस, स्मॉल टी होगा तो कहेंगे होमोजाइगस। ये बातें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा अगर कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट हो रहा है तो कैपिटल टी को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। और ये जो ट्रेट है टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से शेप ऑफ द सीड में राउंड जो ट्रेट है दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट। एंड द कलर ऑफ द सीड में आपका जो येलो कलर है, येलो, वो दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट। एंड द कलर ऑफ द पोड में जो ग्रीन पॉड है दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट। शेप ऑफ द पॉड में क्या है? फ्लैट, दैट इज द डोमिनेंट। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट कलर, डोमिनेंट। पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल पोजीशन, डोमिनेंट। तो हमने क्या देखा कि इनमें से कौन कौन से ट्रेट डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है। पेज नंबर 71 का वो जो टेबल दिया ना ऊपर में, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इन्होंने कैसे किया था। आप लोगों को पता ही होगा कि जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इन्होंने शो किया था उसमें हाइट ऑफ द स्टेम इन्होंने लिया था, और हाइट ऑफ द स्टेम के लिए जो 2 एलील का हम लोग सिंबलाइजेशन यूज़ करते हैं वो क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर कैपिटल टी रहा तो हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस, स्मॉल टी, होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी रिसेसिव एलील है। इन्होंने पेरेंटल कैरेक्टर लिया था। पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा? तो हम बोलेंगे दोनों जो ड्वार्फ ट्रेट है और रिसेसिव ट्रेट है इसी को तो कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। यानी कि जो भी प्योर ट्रेट लेंगे या फिर पेरेंटल कैरेक्टर जो लेंगे वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में लेंगे। मतलब ये कि जो पेरेंटल क्रॉस जब हम लोग कराएंगे, पेरेंटल क्रॉस वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। यानी कि एक टॉल प्लांट लेंगे और एक क्या लेंगे? ड्वार्फ। तो हमने ये कहा था कि ड्वार्फ कैरेक्टर अगर कभी भी अपीयर हो रहा है तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर होगा।
डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक ऐसा है जो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कोई भी कंडीशन हो, डोमिनेंट वही होगा, इसलिए तो डोमिनेंट है। और रिसेसिव क्या, जो अपना कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, दैट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब हम क्या बोलेंगे, टॉल है यानी कि होमोजाइगस कंडीशन, हमने कहा पैरेंटल कैरेक्टर है तो हम होमोजाइगस कंडीशन लेना है, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी। एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी से हम लोग यहाँ से एक गैमेट बनाएंगे, दैट इज स्मॉल टी, और यहाँ से गैमेट बनाएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। इन दोनों का गैमेट का फ्यूज़न होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या होगा, बोलेंगे फर्स्ट पैरेंटल कैरेक्टर के क्रॉसिंग से, पैरेंटल कैरेक्टर के क्रॉसिंग से जो पैरेंटल कैरेक्टर के सेल्फिंग से, या पैरेंटल कैरेक्टर के सेल्फिंग से हमें जो जनरेशन मिलेगा, पैरेंटल कैरेक्टर के सेल्फिंग से जो जनरेशन मिलेगा उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या कहते हैं, F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, अभी जो F1 जनरेशन आया, अब इसमें देखिए इसमें किस पेरेंट का कैरेक्टर है, इस पेरेंट का कि इस पेरेंट का कि दोनों पेरेंट का, तो हम कहेंगे किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर हुआ, और जिस पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर हुआ वो भी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, मेंडल से भी पहले इनहेरिटेंस के बारे में ये सोचा जाता था कि जो इनहेरिटेंस है पैरेंटल कैरेक्टर का ब्लेंडिंग है, दैट इज इनहेरिटेंस इज अ ब्लेंडिंग फेनोमेनन। तो बाद में ये मेंडल ने भी प्रूफ मैंने इस थ्योरीज को, इस कंसेप्ट को डिस्कार्ड किया, दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड किया। कैसे, मान लीजिए कि अगर जो जनरेशन है उसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर ब्लेंडिंग होते हैं, तो ये जो प्लांट हुआ जो टॉल दिख रहा है, इसको ना तो टॉल होना चाहिए ना तो ड्वार्फ होना चाहिए, एक ब्लेंडिंग कैरेक्टर दिखना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं दिखा। या फिर हम लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि दो पेरेंट हैं, एक पेरेंट पूरा फेयर स्किन का है और एक पेरेंट जो है डार्क स्किन का है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मिड ऑफ द कलर के होंगे, कि ना तो ज़्यादा फेयर होंगे ना तो ज़्यादा डार्क होंगे। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, टोटली फेयर भी हो सकता है, टोटली डार्क भी हो सकता है, और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस ज़रूरी नहीं है कि जो पैरेंटल कैरेक्टर है वो हमेशा ब्लेंडिंग करे, ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी हम नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी एक जनरेशन में उसके पैरेंटल नहीं बल्कि उसके ग्रांड पेरेंट्स के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और अगर किसी ऑफस्प्रिंग में ग्रांड पेरेंट्स के कैरेक्टर देखने को मिले तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पैरेंटल कैरेक्टर का मतलब जो है ब्लेंडिंग है। फिर कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग होते हैं जिनमें पैरेंटल भी नहीं और जस्ट जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जैसे दादा परदादा उनके भी नहीं बल्कि एंसेस्टर 7 जनरेशन पीछे जाएंगे तब जाकर के देखेंगे कि उनका जनरेशन देखने को मिलता है। यानी कि 7 to 6 जनरेशन पीछे जाने के बाद उन पेरेंट्स का कैरेक्टर मिलता है, डैट इज कॉल्ड एटाविज्म। क्या कहते हैं, एटाविज्म। जो कैरेक्टर कभी देखने को ही नहीं मिला अचानक अपीयर हो गया, उसे क्या कहते हैं, जो हमारे एंसेस्टर में पाया जाता हो और अभी देखने को मिल जाता है, उस फेनोमेनन को कहते हैं एटाविज्म। कभी कभी एटाविज्म भी देखने को मिल जाता है। तुम क्या कहेंगे कि ब्लेंडिंग होता है कैरेक्टर का? नहीं, इट्स नॉट ट्रू। ठीक, मेंडल ने भी प्रूव किया। ठीक है, तो मेंडल का जो F1 जनरेशन मिला, F1 जनरेशन का फिर उन्होंने क्या करवाया, F1 जनरेशन का उन्होंने F1 जनरेशन में जो प्लांट उन्हें मिले उसका उन्होंने सेल्फिंग करवाया। F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक दो प्लांट इन्होंने लिया, ठीक है, इन्होंने इसमें क्या करवाया, सेल्फिंग जब करवाया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितने, यहाँ पे कितनी गैमेट बनने के पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने कहा कि 2 गैमेट बनने के पॉसिबिलिटीज़ है, एक कैपिटल टी गैमेट बनेगा, एक स्मॉल टी गैमेट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने गैमेट्स बनने के पॉसिबिलिटीज़ है, 2 कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। क्लियर, तो 2 गैमेट्स बन रहे। जब 2 गैमेट बन गए तो हम क्या कहेंगे कि ये कैपिटल टी के साथ ये टोटली फ्री है, इसके साथ भी फ्यूज़ करने के लिए, और ये फ्री है इसके साथ भी फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, और ये फ्री है इसके साथ फ्यूज़ करने के लिए, ये भी फ्री है इसके साथ फ्यूज़ करने के लिए। यानी कि क्या मिल सकता है, अगर इस कैपिटल टी का फ्यूज़न हुआ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बताइए। कैपिटल टी इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज़न हो तो क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यानी कि ये जो होगा ये टॉल होगा,
ठीक। और ये भी क्या होगा, टॉल, और ये क्या होगा, ड्वार्फ। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो टॉल है, तो दोनों टॉल का जेनेटिक मैकअप क्या एक ही है? क्या दोनों टॉल एक ही तरह दिख रहे हैं? हम बोलेंगे कि नहीं, ये जो टॉल है, ये जो टॉल है, ये टॉल होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल। और जो F1 जनरेशन में मिला था हमें, वो टॉल ये है, दैट इज हाइब्रिड टॉल, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और ये तो रिसेसिव है, तो वो हमेशा होमोजाइगस रहेगा ही रहेगा। यानी कि एक कैरेक्टर होता है जो हम लोग देखते हैं, एक कैरेक्टर वो है जो हमें सेल लेवल पर यानी कि क्रोमोसोमल लेवल पर मिलेगा। यानी कि जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब तक हम लोग सेल को काट करके ना देखें, हमें जेनेटिक मैकअप नहीं पता चलेगा। तो उसको कहते हैं जेनोटाइपिक फेनोमेनन। और जब उसका रेशियो निकालेंगे तो उसको कहेंगे जेनोटाइपिक रेशियो। क्या कहेंगे? जेनोटाइपिक रेशियो। और एक होता है फिजिकल अपीयरेंस, जिसे हम लोग देखते हैं, उसे कहते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। तो हमें क्या दिख रहा है कि 3 प्लांट जो है, एक और ये 2, 3 प्लांट क्या है? टॉल है। 3 प्लांट क्या है? टॉल है। आउट ऑफ 4 3 प्लांट्स आर टॉल एंड आउट ऑफ 4 1 प्लांट इज ड्वार्फ। यहाँ पे क्या देखा गया है कि 1 इज होमोजाइगस टॉल आउट ऑफ 4 एंड 2 is heterozygous hybrid tall out of 4 and 1 is dwarf out of 4। That is, हम क्या बोलेंगे कि जो पैरेंटल कैरेक्टर हैं वही एक्सप्रेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर नहीं होता है, ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर नहीं होता। ब्लेंडिंग होता तो हमें ये टॉल और ड्वार्फ देखने को नहीं मिलता है। और हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर अपीयर होते हैं? तो F1 जनरेशन में कोई एक कैरेक्टर अपीयर होगा और वही कैरेक्टर अपीयर होता है जो डोमिनेंट होता है। F2 जनरेशन में दोनों पैरेंटल कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। मेंडल ने यही ऑब्जर्व किया था। अगर इसका रेशियो अगर हम पूछें तो आप लोग बता ही सकते हैं, ये कितना 75%। शायद ये क्रॉस हो रहा है क्या कैमरे से लेके? नहीं दिख रहा है। ये 75%, ये कितना? ये 25%। ये कितना? ये 25%, ये 50%, ये 25%। क्लियर? तो ये हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चेकर बोर्ड बना के नहीं देखा है। चेकर बोर्ड बनाना क्या है, आराम से आप भी कर सकते हैं। ऐसे डब्बा बनाना है, यहाँ पे कहीं पे एक मेल लिखिए, कहीं पे फीमेल लिखिए, ठीक है। यहाँ पे जो गैमेट्स बने हैं, गैमेट्स एक यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे एक गैमेट्स लिखिए, ठीक है। और इसमें क्या है, मैं इसलिए इसको जल्दी से पढ़ा रहा हूँ कि क्लास 10 में भी आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़े हैं और ये चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आई हैं, लेकिन इसकी जो कहानी है, इसके पीछे जो थीरीज़ है वो आपको नहीं समझ में आए होंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है। तो वो चीज़ें आपको समझनी है। आप लोग पेज नंबर 71 से पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो वहाँ से आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि इसको क्रॉस करवा के इसमें लिखेंगे कैपिटल टी, इसको इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे इसको इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसमें स्मॉल टी। दिस इज़ द टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल एंड दिस वन इज ड्वार्फ। क्लियर? दिस इज़ द चेकर बोर्ड। ओके, नोट कीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इससे रिलेटेड कुछ थीरीज है, इससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद से हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ेंगे। क्लियर?